ओके, टू डायमेंशनल मोशन। तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। देखो, वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है ये हमने पढ़ा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो हम बोलते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है या फिर वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर किसी कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है, कर्व्ड पाथ पे, तो हम बोलते हैं कि वो टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है तो उसके मोशन को कैसे एनालाइज किया जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर हमने वन डायमेंशनल मोशन ठीक से पढ़ा है तो टू डायमेंशनल मोशन बहुत ही आसान होता है। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, वन डायमेंशनल मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट की तरफ है। और अगर ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है तो हम बोलेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। टू डायमेंशनल मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे बताते हैं? देखें, ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा होता है, तो यहां पे जब ऑब्जेक्ट होगा और इधर की तरफ चल रहा होगा, इधर की तरफ चल रहा होगा, तो हम यहां पे एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, टैंजेंट, और हम बोलेंगे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन इस टैंजेंट के लॉन्ग। जैसे ऑब्जेक्ट जब यहां पे होगा, मान लीजिए यहां पे होगा, तो हम यहां पे एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, हम बोलेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन इस टैंजेंट के लॉन्ग। वैसे ऑब्जेक्ट जब यहां पे होगा तो हम यहां पे एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे और बोलेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन टैंजेंट के लॉन्ग। वैसे यहां पे होगा तो हम यहां पे एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे और हम बोलेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन टैंजेंट के लॉन्ग। समझ रहे हो आप? तो ऑब्जेक्ट अगर कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा होता है तो हम बोलते हैं कि वेलोसिटी जो है वो टैंजेंशियल होती है। सो ऑन अ कर्व्ड पाथ, on a curved path, velocity is tangential to the surface. On a curved path, velocity is tangential to the surface. अब आप सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है इस येलो लाइन पे, सही बात है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है कि इस ऑब्जेक्ट के सामने एक ग्रीन रंग का पर्दा लगा हुआ है, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट जो येलो लाइन पे मूव कर रहा है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे एक सोर्स है लाइट का और यहां पे भी एक सोर्स है लाइट का। अब देखो यहां पे क्या होगा, सपोज करो किसी टाइम ऑब्जेक्ट जो है वो ए पॉइंट पे है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ये जो लाइट सोर्स है उससे जो लाइट आएगी वो इस ऑब्जेक्ट का इमेज वाई एक्सिस पे यहां पे बनाएगी, ठीक है। ये इमेज हमें दिखाई दे रही होगी, इस इमेज के लोकेशन को मैं ए वाई बोल रहा हूं। वैसे इस लाइट सोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहां पे हमें दिखाई देगी, इसको मैं ए एक्स बोल रहा हूं, सही बात है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि भले हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं लेकिन उसकी इन दोनों इमेजेस को तो देख पाएंगे। तो क्या इन दोनों इमेजेस को देख के हम ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पे है? बिल्कुल, इन दोनों इमेजेस को देख के हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पे है। इनफैक्ट इस ऑब्जेक्ट का हम पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विल बी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, सही है। अब देखो कुछ देर बाद सपोज ये ऑब्जेक्ट चलते 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 इस बी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। अब क्या होगा, अभी भी ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस लाइट सोर्स के कारण इसकी इमेज यहां पे दिखाई देगी हमें बी वाई पे, और इस लाइट सोर्स के कारण इसकी इमेज हमें नीचे दिखाई देगी एक्स एक्सिस पे बी एक्स पे, ठीक। फिर से ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा लेकिन उसकी इस इमेज और इस इमेज को देख के हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली कहां, सही है ना बात। सो यहां पे पॉइंट ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा और हमें नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो एक्स एक्सिस की इस एक्स एक्सिस पे इसकी इमेज ये मूव कर रही होगी। कैसे मूव कर रही होगी? वन डायमेंशनल मोशन कर रही होगी, वन डायमेंशनल मोशन। सोच के देखो, जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे कर्व लाइन पे मूव कर रहा होगा तो उसकी इमेज एक्स एक्सिस पे वन डायमेंशनल मोशन कर रही होगी, वन डायमेंशनल मोशन एक्स एक्सिस पे। वैसे ही इस एक्सिस पे भी इमेज बन रही है इस लाइट सोर्स के कारण। तो जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो वाई एक्सिस पे उसकी इमेज जो है वो भी वन डायमेंशनल मोशन कर रही होगी। तो आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस पे जो वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है और वाई एक्सिस पे जो वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें इस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सही है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहां पे जो टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है इसको दो पार्ट में डिवाइड करके सोचा जा सकता है। वन डायमेंशनल मोशन along x axis plus one dimensional motion
along y एक्सिस। बात को समझिए, जब ये ऑब्जेक्ट इस कर्व लाइन पे मूव कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे जो इमेज है वो वन डायमेंशनल मोशन कर रही है, वाई एक्सिस पे जो इमेज है वो भी वन डायमेंशनल मोशन कर रही है। अगर इन दोनों वन डायमेंशनल मोशन को हम अलग अलग एनालाइज कर लें और फिर कंबाइन कर दें तो हमें टू डायमेंशनल मोशन की इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। सही। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें टू डायमेंशनल मोशन एनालाइज करना है तो बेसिकली हमें दो वन डायमेंशनल मोशन को एनालाइज करना है। तो अगर हम वन डायमेंशनल मोशन समझ चुके हैं तो अब टू डायमेंशनल मोशन को समझना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। तो यही फिलॉसफी को लेके हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। क्या फिलॉसफी को लेके? कि टू डायमेंशनल मोशन को एनालाइज करना है। कोई बॉडी टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है तो ऐसा सोच सकते हैं कि उसकी एक इमेज एक्स एक्सिस के लॉन्ग वन डायमेंशनल मोशन कर रही है और एक इमेज वाई एक्सिस के लॉन्ग वन डायमेंशनल मोशन कर रही है, और फिर इन दोनों मोशन को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हमें टू डायमेंशनल मोशन मिल जाता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। जैसे ये एग्जांपल देखें, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई, आप देखें एक्सीलरेशन दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर बताना है t = 2 सेकंड पे। तो क्या करेंगे हम? तो यहां पे हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग अलग सोचेंगे और वाई एक्सिस के लॉन्ग अलग सोचेंगे। देखो ये जो क्वांटिटी है वो एक्स एक्सिस से रिलेटेड है और ये जो क्वांटिटीज हैं ये वाई एक्सिस से रिलेटेड। तो हम एक्स एक्सिस के बारे में अलग सोच रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के बारे में हम सोचेंगे तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस 2 और एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना है? 1। ठीक है। और अगर हम वाई एक्सिस के लॉन्ग सोचेंगे तो वाई एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? दैट इज 3 और एक्सीलरेशन कितना है? -2। तो हम ऐसा सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट की इमेज एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है, उसका डेटा ये है, और ऑब्जेक्ट की इमेज वाई एक्सिस के लॉन्ग भी मूव कर रही है, उसका डेटा ये। ठीक। अब जैसे हमें पोजीशन निकालना है t = 2 सेकंड पे, तो आप क्या करो, आप ये पता करो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। और वाई एक्सिस के लॉन्ग ऑब्जेक्ट की इमेज कहां है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग इमेज कहां है और वाई एक्सिस के लॉन्ग कहां? ये दोनों अगर हमें पता चल जाए तो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता चल जाएगी। आप देखो, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस पे उसकी इमेज यहां पता चल गई और वाई एक्सिस पे यहां, इसका मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहां कहीं होगा। ठीक, ये हमारा लोकेशन हो जाएगा ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये निकालेंगे कैसे? इसको लिखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। सही है। और इसको लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। सब देखो, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कैसे निकालेंगे? s = ut + ½ a²। वही वन डायमेंशनल मोशन में जैसे फॉर्मूला यूज करते थे वैसे। तो u हो जाएगा 2 tv2 + ½ 1 2²। तो ये कितना हो गया? 4 + 2 दैट इज 6 मीटर। ये आ गया 6 मीटर। ठीक। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कैसे आएगा? उसके लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, ut + ½ at²। तो u जो है दैट इज 3, t is 2, a is -2, t² that is 2²। ये 6 - 4 दिस इज 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस आ गया 2 मीटर, मतलब दिस इज 2 मीटर। सही। तो इसका मतलब लोकेशन मिल गई हमें ऑब्जेक्ट की। इसका पोजीशन वेक्टर भी हम लिख सकते हैं 6i + 2j। ये पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा आंसर है। अब समझ लो कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक्स एक्सिस वाले पार्ट को अलग करके एक्स एक्सिस के लॉन्ग एनालिसिस किया, वाई एक्सिस वाले पार्ट को अलग करके वाई एक्सिस के लॉन्ग एनालिसिस किया, फिर दोनों को कंबाइन करके पोजीशन वेक्टर कर दिया। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है, इस कर्व लाइन पे चल रहा है, और सपोज करो कभी वो पॉइंट ए पे है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो उसका पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं xi + yj। तो x जो है वो उसका x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है ओरिजिन से, और y जो है वो उसका y एक्सिस के लॉन्ग ओरिजिन से डिस्टेंस है। ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइड करके हम सोच रहे हैं x के लॉन्ग उसका डिस्टेंस ओरिजिन से x है और y के लॉन्ग y है, y एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है। उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर होगी, जो कि एक्चुअली में टेंजेंशियल होगी सरफेस के, हमने बात की है, पाथ के टेंजेंशियल होगी, उसका भी एक x कंपोनेंट होगा और वो एक y कंपोनेंट होगा। एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। इसको लिखेंगे vx और इसको लिख रहा हूं vy। तो वेलोसिटी वेक्टर को हम लिखेंगे vx
आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वैसे ही जो एक्सलेशन होगा इसका उसको भी उसी तरीके से लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, अब जो रिलेशंस वन डायमेंशनल मोशन में होते हैं वही रिलेशन यहां भी होते हैं। कहने का मतलब है जैसे कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है वन डायमेंशनल मोशन में, तो वेलोसिटी जो होती है वो dx बाई dt होती है, और जो एक्सलेशन होता है वो dv बाई dt होता है। ठीक है, वही चीज यहां पे भी एप्लीकेबल है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग वही चीज एप्लीकेबल होगी और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा वेलोसिटी along x will be dx upon dt and acceleration along x is equals to dvx upon dt। ठीक है, तो ये x एक्सिस के लॉन्ग बिल्कुल ऐसे ही हम ट्रीट करेंगे जैसे कि x एक्सिस के लॉन्ग वन डायमेंशनल मोशन है, और वैसा ही y के लॉन्ग। तो वेलोसिटी along y एक्सिस will be dy upon dt and acceleration along y axis will be dvy upon dt। फिर जैसे यहां पे a को dvy upon dt तो लिखा ही है, उसको हम ऐसे भी लिख देते हैं d डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है अभी हमारे लिए, बट ऐसे भी लिखते हैं कई बार। उसी तरीके से यहां भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x, और एक्सलेशन को लिख सकते हैं एंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे कर्व लाइन पे चल रहा है तो उसके पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन का मतलब ये है, आप देखें कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा पोजीशन भी क्या हो रहा है, चेंज। टाइम चेंज हो रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पहला पार्ट है क्वेश्चन का कि हमें वेलोसिटी बतानी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी बतानी है कि किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी। तो बहुत सिंपल, हम क्या करेंगे, तो जो वेलोसिटी वेक्टर होगी उसको हम लिख सकते हैं vx आई कैप प्लस vy j कैप। ठीक है, तो vx और vy मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे, तो vx कैसे निकालूंगा, dx अपॉन dt। सही है, तो यहां से vx आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 2t, ये x है, i के साथ जो है वो x है, तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2t, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक, vy कैसे निकालेंगे, vy विल बी dy अपॉन dt, जैसा कि हमने यहां पे लिखा, तो हो जाएगा y, ये y है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 4t स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास आएगा 8t। तो फ्रॉम हियर यू कैन सी कि वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा vx आई कैप मतलब 2i कैप प्लस vy j कैप मतलब 8t j कैप। समझ लो, तो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो गया, सिंपल। इसी में सेकेंड पार्ट अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन का कि एक्सलेशन वेक्टर बताना है किसी भी टाइम t पे एक्सलेशन वेक्टर, तो अब वो कैसे करेंगे, वही तरीका। ठीक, उसके लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो एक्सलेशन वेक्टर को मैं लिखूंगा ax आई कैप प्लस ay j कैप। ठीक है, अब मुझे ax और ay निकालना पड़ेगा। ax कैसे निकाल सकते हैं, ax को लिखेंगे dvx अपॉन dt। तो देखें आप, vx तो आ चुका है 2, तो 2 को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 0, क्योंकि 2 क्या है, कांस्टेंट। फिर ay कैसे निकालेंगे, दैट विल बी dvy अपॉन dt। तो vy को डिफरेंशिएट करेंगे, vy है 8t, तो ये जाएगा d8t हाँ dt, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा एक्सलेशन वेक्टर इक्वल्स टू 0 आई कैप, तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 8 j कैप, तो ये एक्सलेशन आ गया। ठीक, जैसे सपोज करो मैं एक और पार्ट पूछता हूं आपसे कि आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो कैसे करेंगे आप देखें, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने निकाल रखा है। वेलोसिटी जो है वो है 2i कैप प्लस 8t j कैप। ठीक है, तो t के लिए 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालनी है, तो t के लिए 2 पुट कर देंगे तो ये 2i रह जाएगा और ये 16 j कैप हो जाएगा। ठीक, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, दैट विल बी 2 स्क्वायर रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी आवर आंसर। समझ में आ रही है बात आपको। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो एक खास तरीके का 2 डायमेंशनल मोशन है। जैसे टावर से किसी बॉल को हम छोड़ देते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरता है, हमने पढ़ा है ऐसा। ठीक है, ये कैसा मोशन है, ये 1 डायमेंशनल मोशन है। जब किसी बॉल को ऊपर फेंक देते हैं तो ये ऊपर जाता है
और फिर उसी रास्ते से नीचे आता है। ये भी कैसा मोशन है? वन डायमेंशनल, हमने पढ़ा है। तो इसमें आपने बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका तो वो ऊपर गया और फिर नीचे आया। जिस लाइन पे ये ऊपर जाता है उसी लाइन पे नीचे आता है, ठीक है। लेकिन इसी बॉल को अगर हम एंगल पे फेंक दें, एंगल पे जैसा कि इस केस में किया गया, तो बॉल इस तरीके से ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। तो ये जो मोशन है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। ये वन डी मोशन हम पढ़ चुके हैं। इसमें बॉल को आदमी वर्टिकली ऊपर फेंकता है तो ऊपर जाती है, उसी लाइन पे नीचे आती है। लेकिन अगर आदमी एंगल पे फेंक दे तो बॉल ऊपर जाएगी और इस तरीके से नीचे आएगी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ऐसे मोशंस के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशंस के बहुत एग्जांपल होते हैं। जैसे कोई फुटबॉलर है, उसने फुटबॉल को किक मारी तो फुटबॉल ऐसे जाके इस तरह से ग्राउंड पे आती है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में एंगल पे फेंका गया है, हवा में एंगल पे फेंका गया तो वो इस तरीके का पाथ फॉलो करती है, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हमने पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट हवा में इस तरह से मूव कर रहा होता है तो उसका एक्सलेशन कितना होता है? नीचे की तरफ होता है उसका एक्सलेशन, और उसकी वैल्यू g होती है। वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी एप्लीकेबल है। इसमें भी जब ये ऑब्जेक्ट हवा में मूव कर रहा होता है तो उसका एक्सलेशन नीचे की तरफ होता है और उसका वैल्यू होता है g। सो दिस इज इंटरेस्टिंग कि चाहे बॉल को सीधे ऊपर फेंका गया हो या एंगल पे ऊपर फेंका गया हो, दोनों केस में बॉल का जो एक्सलेशन होता है वो नीचे की तरफ होता है और उसकी वैल्यू g होती है। In projectile motion, acceleration of object is downwards and its value is 9.8 meter per second square. अब सोचो कि x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ओरिजिन से एक बॉल को फेंका गया इस तरीके से, सही है। ओरिजिन से एक बॉल को फेंका गया विथ इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक। तो इस ऑब्जेक्ट का मोशन हम कैसे एनालाइज करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि हम x एक्सिस के लॉन्ग अलग एनालाइज करते हैं मोशन को और y एक्सिस के लॉन्ग अलग, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है इसका हम एक x कंपोनेंट ले सकते हैं और एक y कंपोनेंट ले सकते हैं। तो ये जो x कंपोनेंट है वो कितना होगा? दिस विल बी u cos थीटा। cos थीटा क्यों? क्योंकि ये एंगल थीटा है। मैंने आपको बताया था कंपोनेंट करते टाइम वेक्टर्स में कि एंगल के बगल वाला जो कंपोनेंट होता है दैट इज cos थीटा, और ये दूसरा वाला कितना होगा? u sin थीटा, ठीक है। तो अब हम x और y एक्सिस के लॉन्ग अलग अलग बात करना चाहें तो x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस हम लिखेंगे u cos थीटा और इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के लॉन्ग लिखेंगे हम u sin थीटा। सही बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सेलरेशन। जैसा हमने पढ़ा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है और उसकी वैल्यू 9.8 होती है, तो अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हैं, ठीक। तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है मतलब y एक्सिस के लॉन्ग है, इसका कोई x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज 0 एंड एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज -10 या फिर -g, ठीक। माइनस क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव y एक्सिस है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है मतलब निगेटिव लेंगे, ठीक। अब हम देखिए तो x एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन होगा ऑब्जेक्ट की इमेज का, x एक्सिस के लॉन्ग, उसमें आप देखो एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है। तो x एक्सिस के लॉन्ग इमेज का अगर मैं फोटो डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा? एक्सेलरेशन 0 है यानी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो उसका फोटो डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। ऐसे क्यों? ऐसे फोटो डायग्राम के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है। वन डायमेंशनल मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब हर एक सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, हर एक सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो इस तरह से फोटो डायग्राम देगा, ठीक है। अब y एक्सिस के लॉन्ग आते हैं। अब देखो y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है। यहां भी आप देख सकते थे कि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, मतलब एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। यहां पे कैसा फोटो डायग्राम बनता है? तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, उसकी स्पीड कम होती है, कम होती है, कम होते होते 0 होती है और फिर वो यू टर्न लेके नीचे आएगा। ऐसा मैंने आपको बताया कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट होते हैं तो ऑब्जेक्ट चलता है चलता चलता है, उसकी वेलोसिटी कम होते होते 0 होती है, फिर वो यू टर्न लेके नीचे आता है। तो इसका जो फोटो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है स्पीड कम होती है, जा रही है, पहले एक सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस, दूसरे में कम, तीसरे में और कम, इस तरीके से
फाइनली वो टॉप पे पहुंच जाएगा जहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर वो नीचे आएगा, और जब नीचे आता है तो स्पीड क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है, ऐसा हम देख चुके हैं पहले। तो नीचे आएगा तो इसका फोटोडायनाम ऐसा बनेगा। तो जब नीचे आ रहा है तो स्पीड बढ़ रही। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन हो रहा है उसका फोटोडायनाम हमने बना लिया, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन हो रहा है उसका हमने फोटोडायनाम बना लिया। सो अब देखिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिफॉर्म मोशन हुआ है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिफॉर्म मोशन, सही। वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या हुआ है, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, एक्सीलरेशन है। लेकिन आप देखें ये जो मोशन है ये हम पहले देख चुके हैं। जब किसी बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं, जब किसी बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं तो भी तो ये होता है, वो ऊपर जाता है, उसकी स्पीड कम होती है तो 0 होती है, फिर वो नीचे आता है। तो वाई एक्सिस पे जो मोशन हो रहा है वो उसी तरीके का है। तो वाई एक्सिस पे एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन एज इफ द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, ठीक है। तो बॉल को सीधा ऊपर जब फेंकते हैं तो जैसा फोटोडायनाम बनता है वैसा ही फोटोडायनाम यहां पे बना है। तो यहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन हम डिस्कस कर रहे थे, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन वो यूनिफॉर्म आया, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन है वो वैसा ही आया जैसा कि एक बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंकने पे आता है। अब देखो, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने एनालिसिस कर लिया, वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने एनालिसिस कर लिया। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें रिजल्टेंट मोशन पता चलेगा। तो अब देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहां पे था, फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां है, ध्यान देना, और वाई एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां है, वाई के लॉन्ग यहां है, तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में कहां होगा, ऑब्जेक्ट एक्चुअली में यहां होगा। फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां आई और वाई एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां आई, तो फिर एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कहां होगा, यहां होगा। फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां है, ध्यान दें इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं, और वाई एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां है, यानी ऑब्जेक्ट यहां है। फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां है और वाई के लॉन्ग यहां नीचे, यानी फिर ऑब्जेक्ट यहां पे होगा। अब इसके बाद क्या होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इमेज आगे बढ़ रही है लेकिन वाई एक्सिस के लॉन्ग इमेज नीचे बढ़ रही है। तो अब जब ये इमेज यहां पहुंचेगी, यहां, ठीक है, एक्स एक्सिस वाली, तो वाई एक्सिस वाली यहां पे होगी, ठीक है। तो यानी एक्चुअली में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे होगा, इस तरीके से। फिर जब इमेज यहां पहुंचेगी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग और नीचे आ गई, तो हमारे पास इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे होगा, यहां पे ऐसे कुछ, ठीक है। फिर हम चाहे तो और आगे भी बना सकते हैं, एक्स एक्सिस की लॉन्ग इमेज मान लो यहां जाती है, फिर यहां जाती है, तो जब एक्स एक्सिस की लॉन्ग इमेज यहां आती है तो वाई एक्सिस की लॉन्ग इमेज यहां आती है, तो अब देखो आगे नहीं बनाना, मैं आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा मिल रहा है हमें। ऑब्जेक्ट का पाथ जो है वो कुछ इस तरीके का मिल रहा है, ऐसा कुछ, सही है ना, ऐसा ही तो पाथ होता है। जब किसी बॉल को एंगल पे फेंकते हैं तो इसी तरीके का पाथ तो आता है, ये हमने डे टू डे लाइफ में देखा है, वैसा यहां पर भी आ रहा है, मतलब कि ये बिल्कुल सही है। तो आपने देखा हमने बेसिकली क्या किया कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्स एक्सिस के लॉन्ग एनालाइज किया, वाई के लॉन्ग एनालाइज किया, फिर कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो जाते हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन होता है प्रोजेक्टाइल में वो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिफॉर्म नहीं होता है। जैसे आप देखो ये एक बाइकर है जो यहां से ऐसे एंगल पे कूदता है, ठीक है, बाइकर, तो आप देखो इस तरीके से वो उसका फोटोडायनाम बनता है, इस तरीके से वो जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, इस तरीके से जाता है, कुछ देर बाद यहां से यहां आता है, फिर यहां आता है, फिर यहां आता है, सो ऑन। वैसा ही कुछ पाथ हमने भी ऑब्टेन किया, ठीक है। ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एग्जांपल है। ये एग्जांपल देखें छोटा सा, एक फुटबॉल को किक मारा जाता है ग्राउंड से तो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करती है। तो ऐसा दिया हुआ है कि इस फुटबॉल को जब किक मारा गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 20 मीटर पर सेकंड थी, और उसको थीटा एंगल पे किक मारा गया था, फिर थीटा इज 37 डिग्री, ठीक है।
हमें क्या बताना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 1 सेकेंड एंड वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। यानी इसको किक मारा गया है, 1 सेकेंड बाद इसकी पोजीशन बतानी है और इसकी वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, क्या करेंगे आप, वो बहुत ही सिंपल है। 1 सेकेंड बाद वो कहीं आगे चला गया होगा से यहां पे, ठीक है, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी ऐसे टैंजेंशियल टू द पाथ। तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन निकालेंगे, तो उसके लिए हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग अलग एनालिसिस करेंगे और वाई एक्सिस के लॉन्ग अलग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, कंपोनेंट करने मैंने आपको सिखाया था, नहीं याद है तो आप वेक्टर वाले चैप्टर में जाके फिर से देखें। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा इसका, दैट विल बी यू cos theta, so that will be 20 cos 37 degree, that will be 20 into 4 by 5, that will be 16. y component of velocity जो है इसकी वो आएगी 20 sin 37 degree, that is 20 into 3 by 5, that is 12 meter per second. ठीक है, फिर इस बॉल का एक्सीलेशन हमें पता है वो वर्टिकली नीचे की तरफ होगा, यानी x component of acceleration is 0 and y component of acceleration will be -10. सही बात है। अब किस टाइम पे पोजीशन पूछा गया है, तो वो 1 सेकेंड, तो t की वैल्यू 1 सेकेंड। अब देखो, अब इसका जो पोजीशन है वो निकालना है, तो अब x एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट देखो और y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट देखो। तो अगर हम x एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। ठीक है, बिल्कुल वही फॉर्मुला यूज कर रहे हैं जो हम 1 डायमेंशनल मोशन में यूज करते थे। u कितना है 16, t इज 1 और एक्सीलरेशन वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सीलरेशन तो है ही नहीं एक्सिस के लॉन्ग, तो ये आ जाएगा 16 मीटर। वैसे y एक्सिस के लॉन्ग ये इक्वेशन अगर हम लगाएंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², तो इनिशियल वेलोसिटी इज 12, टाइम इज 1 प्लस हाफ एक्सीलरेशन इज -10, t² that is 1, तो जाएगा 12 minus 5, so that will be 7 मीटर। इसका मतलब इसका x एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है 16, y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है 7। इसका मतलब है कि ये जो दूरी है ये जो दूरी है दिस इज 16 मीटर्स, और ये जो दूरी है y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दैट इज 7 मीटर। ठीक है, तो इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम, तो हम बोल सकता हूं मैं कि फाइनल पोजीशन वेक्टर जो होगा दैट इज 16 i कैप प्लस 7 j कैप, ऐसे कुछ। ठीक, अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी भी इसी तरीके से निकालेंगे। इस वेलोसिटी का एक x कंपोनेंट होगा और एक वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा। ठीक, तो x और y कंपोनेंट हमें निकालने पड़ेंगे। तो वो निकालने के लिए पहले ये पोजीशन की कैलकुलेशन में इरेज कर देता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास। अब x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे u प्लस at। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 16, एक्सीलरेशन इज 0, तो वो तो 16 मीटर ही रहेगा। ठीक है, और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे u प्लस at वंस अगेन, u इज 12, एक्सीलरेशन इज -10, t इज 1, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी 16 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 16 हो गया और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 2 हो गया। तो अगर हम रिजल्टेंट वेलोसिटी v निकालना चाहे तो वो आ जाएगा √16² प्लस 2², जो कि निकाल सकता। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। सो आपने देखा कि प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हमारी यही फिलॉसफी रहेगी हमेशा कि x कंपोनेंट वाली चीज अलग निकाल लो, y वाली अलग निकाल लो, फिर दोनों को मर्ज कर दो। एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल, तो जब ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसके एक्सीलरेशन और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहां पे देख लेंगे जो आगे हमारी बहुत मदद करने वाले हैं। जैसे अगर ऑब्जेक्ट इस पाथ पे प्रोजेक्टाइल पे मूव कर रहा है तो उसके अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो जब ऑब्जेक्ट यहां पे होता है सपोज, तो इसका एक्सीलरेशन कितना होता है नीचे की तरफ g। जब ऑब्जेक्ट थोड़ा और ऊपर चला गया होता है तब भी उसका एक्सीलरेशन कितना होता है नीचे की तरफ g। जब ऑब्जेक्ट टॉप पे होता है तब उसका एक्सीलरेशन कितना होता है तब भी नीचे की तरफ g। जब वो नीचे आ रहा होता है तब उसका एक्सीलरेशन क्या होता है तब भी नीचे की तरफ g। जब और नीचे आ गया होता है तब भी उसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ g। तो जब ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो हर टाइम उसका एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड g है और वो एक्सीलरेशन हमेशा नीचे की तरफ है, एक्सीलरेशन हमेशा नीचे की तरफ है।
अब अगर वेलोसिटी की बात करें तो सपोज कभी करो कि प्रोजेक्टाइल में ऑब्जेक्ट कभी यहां पे है, तो उसकी वेलोसिटी जो होगी हम बोलेंगे टेंजेंशियल है, सही बात है। तो उस वेलोसिटी का एक एक्स कंपोनेंट होगा